बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आज हम लोग फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज से हम लोग डेली रूटीन में हम लोग को क्लास मिलेगा और ये नए सत्र के लिए हम लोग क्लास आज से शुरू करने चल रहे हैं। और जो आज का मेरा क्लास होगा वो पहले क्लास 10th से शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे और कल परसों से 9th 11th 12th सब शुरू हो जाएंगे, सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आपको हर एक प्ले लिस्ट में 12th का अलग प्ले लिस्ट होगा, 11th 10th और 9th का प्ले लिस्ट मिलेगा। उसमें आप वहाँ जाके फिजिक्स को चैप्टर वाइज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास 10th का एक हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, तो उसको हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th के। क्लास 10th का क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। क्लास 10th की हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। क्लास 10th क्लास 9th और 12th की जो सिलेबस यानी जो चैप्टर है उसको पहले ही उसका वीडियो मिल चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर उस पर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं नए सिलेबस के अनुसार, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स में। तो क्लास 10th का फिजिक्स में जो मेरा आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा लाइट यानी प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये एक चैप्टर है। हम लोग इसी चैप्टर की बात करेंगे आज, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अगर एनसीईआरटी के से बात करें हम तो ये एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर नंबर होगा ये चैप्टर 9 होगा। और भी बोर्ड जो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो वहाँ भी एनसीईआरटी चलती है, उसमें भी ये चैप्टर 9 ही होगा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आज ये जो मेरा क्लास होगा इसमें हम लोग आज केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर का हम लोग परिचय जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, कोई वस्तु हमको क्यों दिखाई देती है, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लगभग 5-6 वीडियो आएंगे, इस चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके इसी में जो भी पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग लेंगे। तो नियर अबाउट वही 5 या 6 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे हम लोग कि मतलब डिटेल में ही पढ़ें और बहुत शार्ट में नहीं ले जाएंगे इसको, जैसे क्लास स्मूथली क्लास हम लोग लेके आएंगे और एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन की कि ये प्रकाश के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मेनली हमारा होगा प्रकाश क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश की कि प्रकाश है क्या। सबसे पहले जब आएगी बात कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बात करें कि प्रकाश दिखाई नहीं देता। एक बात ये ध्यान रखना है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से इसमें हम बात कर सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखना है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे कि ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे एक चीज़ और इसमें यहाँ जानेंगे, परंतु प्रकाश की जो वेग है, प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल लिखें, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये दोनों अलग अलग बातें लिखी गई हैं। यहाँ लिखा गया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब है अर्थात अलग अलग माध्यम में
अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखना है। कुछ ही यहाँ पर कुछ प्रकाश से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा गया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश अगर यहाँ से चल रहा है, इधर प्रकाश आ रहा है, अगर यहाँ माध्यम है, अगर कोई माध्यम इसकी जैसे हवा हो या जैसे कि एयर हो या कोई और मटेरियल हो जैसे वाटर हो या और भी कोई मटेरियल हो, अगर यहाँ से अगर ये लाइट इधर से आ रही है, लाइट अगर बीच में एयर है तो भी यहाँ से लाइट चलेगा, इसमें से पास होगा। अगर वाटर है तो भी पास होगा। अगर वैक्यूम है, वैक्यूम में इसकी कुछ भी नहीं हो, जिसको निर्वात बोलते हैं, निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं है, अगर यहाँ कोई माध्यम नहीं है तो इससे भी हमारा लाइट क्या होगा, यहाँ से भी लाइट पास होगा, इससे भी लाइट हमारा ट्रेवल करेगा, इससे भी लाइट पास हो सकता है। तो यही पे यहाँ लिखा गया है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट यहाँ से चलेगा, जब एयर में जाएगा तो यहाँ पर इसका चाल अलग होगा, यहाँ जब पहुँचेगा वाटर में तो यहाँ पर इसका चाल अलग होगा, वैक्यूम में जाएगा तो यहाँ चाल अलग होगा, और भी कोई ग्लास हो उसमें अगर लाइट पास करता है तो वहाँ पर उसकी चाल अलग होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। ऐसा क्यों होता है, इसी चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्लियर होगा कि प्रकाश की चाल माध्यम पर डिपेंड करती है। तो कैसे वो चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, तो आगे इसी में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि प्रकाश की चाल की बात करते हैं कि प्रकाश की चाल। तो यहाँ देखते हैं, इसके बाद से लिखेंगे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसकी बात करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। एक बात और कि जो भी यहाँ पर क्लास चलेंगे और जो भी हम यहाँ लिखते हैं या जो बोलते हैं, आप एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में नोट्स वाइज आप इसको चैप्टर वाइज जो भी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज आप उसमें लिखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे केवल सुनने से चीज़ें बहुत दिन तक याद नहीं रहती हैं, एक बार लिखा रहेगा तो बाद में भी उसका हम रिवीजन कर सकते हैं। तो कोशिश यही करें, कोशिश क्या करें, ये कंपलसरी इसको अपने रूटीन में डालें कि वीडियो देखें और उसका एक कॉपी बनाएं और उसमें लिखते रहें। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रकाश की चाल। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये होता है हमारा निर्वात में या वायु में। निर्वात या वायु दोनों में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा इसको समझते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है। इसको अगर देखेंगे तो यह है 3 × 1 पर कितना जीरो, 8 जीरो 8 जीरो, इतना मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से इसको भाग देंगे, 3 जीरो कट जाएगा, कितना जीरो बचेगा 5, तो 3 × 1 पर कितना जीरो बचेगा 5 जीरो, इतना मीटर पर सेकेंड। अगर इसको और देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर 3 पर कितना जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो 5 जीरो मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम पढ़ें तो इसको आप पढ़ के देखेंगे तो ये आएगा आपका 3 लाख सॉरी, ये किस में हो जाएगा, ये किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हम मीटर से किलोमीटर में चेंज किए हैं। तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर लाइट की स्पीड इतनी तेज है। और अभी तक जितनी भी चीज़ें ज्ञात है उसमें सबसे तेज जो चलने वाला कोई है तो वह है लाइट। लाइट की स्पीड है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल करता है। अगर एग्जाम में पूछता है तो इसको हम याद करके रखें कि लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये तो बस ऐसे बताया गया है कि आप इसको थोड़ा फील कर सकते हैं कि लाइट कितना तेज चलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। ये निर्वात या वायु में बात है। अब हम लोग और बात कर लेते हैं इसमें आगे कि लाइट अगर हमारा वायु में क्या बोलते हैं, ग्लास में चलेगा तो कितना तेज चलेगा, वाटर में चलेगा तो किस स्पीड से चलेगा, तो इतना नोट कर लें। यहाँ पे आगे बात करते हैं
लाइट की स्पीड कहाँ पे हम लोग बात किए थे, निर्वात या वायु में। निर्वात समझ रहे होंगे जहाँ पर कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं हो, जहाँ कुछ भी नहीं हो उसको निर्वात या वैक्यूम इसको बोला जाता है, वैक्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ऐसे लिख लें अभी आगे, जैसे हम लोग इसमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पीड है इसको कैसे निकाली जाती है, अलग अलग मटेरियल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वहाँ हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल केवल ऐसे लिख लें कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल ये हमारा होता है लगभग लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो प्रकाश की चाल है वो कहाँ पर है, पानी में। इसको भी लिख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है या प्रकाश की पानी में चाल कितनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ये हमारा होता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी जब हम लोग यहाँ पर निर्वात या वायु, इसमें जब प्रकाश की चाल की बात किए थे, प्रकाश की चाल ये हमारा आया था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही जब हम लोग अभी पानी में बात किए तो इतना आया, कांच में बात किए तो लगभग इतना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा किस में है, निर्वात या वायु में बोले, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से पानी में प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं तो इतना है, कांच में बात कर रहे हैं तो इतना है। हम देख रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, इसकी स्पीड घट रही है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर डिपेंड कर रहा है, यानी माध्यम पर निर्भर कर रहा है। माध्यम बदल रहा है तो प्रकाश की चाल भी क्या हो रही है, बदल रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर इधर से प्रकाश ऐसे चल रहा है, अगर इधर एयर है तो यहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, अगर इधर आया, अगर पानी मिला तो प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। अगर आगे बढ़ा, अगर वहाँ पर कांच है तो उसमें जब प्रकाश चलेगा तो उसकी चाल और कम हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात हम लोग पहले लिखे हैं, यानी जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये हम लोग लिखे थे, इसको याद रखना है कि ये माध्यम पर निर्भर करता है प्रकाश की चाल। माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना है कि प्रकाश माध्यम है तो भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी चलेगा। यानी जो प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये बार बार इस लाइन को जरूर याद रखें कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग इसको लिखे थे, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दोनों लाइन अलग अलग है। ये प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, अलग बात है, और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये अलग है। ये अलग अलग है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। जैसे सपोज करो, मान लो कि यहाँ पर सन है, ये है सन, और यहाँ है अर्थ, ये है अर्थ, पृथ्वी। तो सन से ये अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ का वायुमंडल है, मान लें कि ये अर्थ का वायुमंडल है, ये अर्थ का यहाँ तक वायुमंडल है, इसमें वायु है यहाँ पे। लेकिन जैसे वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे तो निर्वात होता है, यहाँ पे तो कोई भी माध्यम यहाँ उपस्थित नहीं है। तो जब यहाँ से सन से जब लाइट यहाँ से आती है तो सन से लाइट अर्थ पे तो पहुँचती है ना, यहाँ तो आ ही रही है। सन से जो लाइट आ रही है वो कहाँ पहुँचती है, अर्थ पे पहुँचती है। तो अर्थ पे जब पहुँच रही है, यहाँ तो कोई माध्यम नहीं है, यहाँ माध्यम, यहाँ पर माध्यम क्या है, यहाँ पर माध्यम है ही नहीं है, यहाँ माध्यम नहीं है। जब यहाँ माध्यम नहीं है तो भी लाइट यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँच रही है, अर्थ पे पहुँच रही है। तो इसका मतलब जो सन से जो लाइट आ रही है, यानी जो यहाँ प्रकाश है, प्रकाश, उसको यहाँ चलने के लिए माध्यम की जरूरत है क्या, नहीं। अगर माध्यम की जरूरत होता तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, क्योंकि बीच में तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रकाश जब यहाँ चल रहा होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, उसकी चाल अलग होगी। जब प्रकाश इसमें पहुंचेगा, जब यहाँ चलेगा, तो उसकी स्पीड या उसकी चाल क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, पानी में प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है। यानी जो उसकी जो चाल है वो माध्यम के हिसाब से क्या हो रही है, बदल जा रही है।
ये क्यों, पानी में प्रकाश की चाल इतनी क्यों हो जा रही है, कांच में प्रकाश की चाल इतनी क्यों हो जा रही है, केरोसिन में प्रकाश की चाल और कुछ हो जाएगी, अलग अलग और भी कोई मीडियम आएगा और भी कोई पदार्थ होगा उसमें जब प्रकाश चलेगा तो उसकी जो चाल है वो अलग हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है हम लोग जब इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे अपवर्तनांक, तो वहाँ पर ये क्लियर होगा कि ये प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है या कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोई वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है, कोई वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है। ठीक है, कोई वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है या क्यों दिखाई पड़ती है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जब जैसे ऐसे समझें कि अगर हम किसी रूम में जाते हैं और रूम में जैसे ही इंटर करते हैं, रूम में अंधेरा होता है, कोई वस्तु रखी है वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलाते हैं, तो जो भी वस्तु वहाँ रखी हैं वो सब दिखाई देने लगती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वस्तु हमको दिखाई देने लगी। तो ये सिंपल सा हम लोग ऐसे समझते हैं कि लाइट जला, वस्तु दिखाई देने लगी। तो लाइट जला तो ऐसा हुआ क्या कि वस्तु दिखाई देने लगी। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि कोई ऐसा समझ लें जैसे मान लो कुछ लिखाई है, हम यहाँ लिखे हैं, ये क्यों दिखाई दे रहा है हमको। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, जैसे हम रूम में लाइट ऑन किए तो इसके ऊपर लाइट पड़ा, और लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगा तो लाइट यहाँ से टकरा के इससे, लाइट टकरा के इससे बाहर निकला, यानी यहाँ से लाइट क्या हुआ, परावर्तित हुआ। यहाँ से लाइट परावर्तित हुआ, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। जब यही लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ पर हम हैं, यहाँ पे मान लें, यहाँ पे हम हैं, तो अब यहाँ से लाइट जो भी है, इस लाइट यहाँ से टकराने के बाद इसकी आंखों के अंदर इंटर करता है। यहाँ से जो भी ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ इंटर कर रहा है, हमारी आंख के अंदर इंटर कर रहा है। कौन सी लाइट, परावर्तित लाइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो यहाँ से जो बल्ब जला है यहाँ से, ये डायरेक्ट हमारी आंखों पे नहीं आ रहा है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से लाइट कहाँ पहुँचा, इस वस्तु के ऊपर, या जो भी लिखा हुआ था वहाँ पर, यहाँ गया, इससे टकराया, और टकराने के बाद से जो परावर्तित प्रकाश है, ये जो परावर्तित प्रकाश है जो इससे टकराई है, वो जब हमारी आंखों पर पहुँचती है और हमारी आंख की रेटिना पर इसका क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का क्या बना है, एक प्रतिबिंब बनता है, और तब हमको ये वस्तु दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यही है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से परावर्तित होने के बाद वो हमारी आँख पर पहुँचता है, यानी हमारी आँखों के अंदर पहुँचता है, और रेटिना पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, आँख पर प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये रेटिना क्या होता है, इस सबको हम लोग आगे पढ़े होंगे, अगर इतना पहले से सुने होंगे जरूर कि हमारी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है, क्या होता है कि यहाँ से लाइट जला, इसके ऊपर पड़ा, और लाइट यहाँ से परावर्तित हुआ, और परावर्तित होकर हमारी आँख के पास, हमारी आँख में एंटर किया, और वहाँ से इस वस्तु का आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बना, और उसका सिग्नल जो प्रतिबिंब बना, इसका जो सिग्नल होता है, इसका जो सिग्नल वो किसको भेज दिया जाता है, वो ब्रेन को भेज दिया जाता है, मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, और ये वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देती है। ये कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। अभी बस ये जाने कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है। तो कोई वस्तु हमको तभी दिखाई पड़ती है जब लाइट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पढ़े भी थे, अभी इसके पहले बात की है कि लाइट की सहायता के बिना हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब लाइट यहाँ पे लाइट जलाए हैं, वही लाइट इस वस्तु के ऊपर जाके पड़ा है, और यहाँ से लाइट टकराने के बाद, यानी परावर्तित होने के बाद, वही जो परावर्तित प्रकाश है हमारी आँख के पास पहुँचा, और वहीं पर उसका प्रतिबिंब बना। कहाँ बना, रेटिना पर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब जाके हमको ये वस्तु क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इसको हम लिख भी सकते हैं, चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, और उस वस्तु से टकराने के बाद
टकराने के बाद यानी परावर्तित प्रकाश इसको लिख सकते हैं। परावर्तित प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे इसमें कि कोई अगर कभी ऐसा कोई पूछता है या कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है, तो वही चीज़ है कि लाइट हम ऑन करेंगे, लाइट यहाँ से जाके इस वस्तु के ऊपर पड़ेगा और यहाँ से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। यहाँ से टकराने के बाद हमारी आँख की रेटिना पर क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा और उसका सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजा जाएगा और ये वस्तु हमको दिखाई देगी। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि वस्तु दिखाई देने के लिए यहाँ पर एक चीज़ ये नोट में याद रखेंगे कि कोई वस्तु हमको तभी दिखाई देगी जब वह प्रकाश को क्या करेगी, परावर्तित करेगी। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वह प्रकाश को परावर्तित करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु, जैसे कि ये मार्कर ही है, ये मार्कर अगर दिखाई पड़ रहा है, ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है और लाइट यहाँ से परावर्तित होने के बाद आ रही है हमारी आंखों पर जाके इसका प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु हमको दिखाई दे रही है। अगर ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता तो ये मार्कर हमको दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु अगर वो प्रकाश को परावर्तित ही ना करे तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वस्तु हमको दिखाई दे रही है वो सारी वस्तुएं प्रकाश को क्या कर रही हैं, परावर्तित कर रही हैं। कोई भी वस्तु अगर प्रकाश को परावर्तित ही ना करे तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर कोई एक वस्तु है, मान लो कि कोई एक वस्तु है, जैसे मान लो कि यही कोई वस्तु है, ये ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, अगर इस पर आके लाइट ऐसे पड़े और लाइट इस पे पड़ रहा है और इस सारे लाइट को अवशोषित कर ले रहा है। अवशोषित करना मतलब सारे लाइट को सोख ले रहा है, पूरा सारे लाइट को इस पे सोख ले रहा है, लाइट को यहाँ से परावर्तित ही नहीं कर रहा है, यहाँ टकरा के लाइट यहाँ से निकले ही ना, तो ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करे, परावर्तित करे। अगर वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित ही नहीं करेगी तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हम लोग बात किए हैं कि प्रकाश क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जाने हैं। फिर हम लोग जाने हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो उसके बारे में जाने हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है, उसके बारे में जाने हैं। तो इतना नोट कर लें, ठीक है, इतना। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश किस तरह की प्रकृति को रखता है। तो इसमें यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। जो प्रकाश की प्रकृति है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखें, प्रकाश की प्रकृति जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकृति की बात होती है। प्रकाश की प्रकृति में एक हमारा होता है कि प्रकाश की कण प्रकृति, और एक हम बात करेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसको हम लोग बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जो प्रकाश की कण प्रकृति है ये क्या कहती है, प्रकाश की कण प्रकृति में ये कहा गया कि प्रकाश कणों से मिलकर बनी है
प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। और इसमें बात करता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो क्लास 10th में जिस पे बातें हम लोगों का फोकस होगा, जो क्लास 10th में हमको पढ़ना है, वो यही पढ़ना है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। हम लोग जितनी भी स्टडी करेंगे यहाँ पर, जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये मान के पढ़ेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधा रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो हम लोग इसी बात करेंगे। इसमें हम लोग क्लास 10th में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जितना भी हम लोग क्लास 10th में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग यही मान के पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और जो यहाँ पे है कि जो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, ये हम लोग क्लास 12th में जब आएंगे तो क्लास 12th में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंग भी है। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। उसी में जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो प्रकाश का और भी विवर्तन आएगा, प्रकाश का व्यतिकरण होगा, प्रकाश का ध्रुवीकरण होगा। ये सब क्या है, सब क्लास 12th में पढ़ेंगे और वहाँ पर हम प्रकाश को तरंग मान के पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे कहा जा सकता है कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश कण की प्रकृति भी रखता है और प्रकाश तरंग वाली प्रकृति भी रखता है। ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण की प्रकृति है और प्रकाश की तरंग की पूरी प्रकृति होती है। तो यहाँ पे एक नोट करके यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों जैसा व्यवहार करता है, दोनों जैसा व्यवहार करता है। इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर की होती है। ये बात याद रखना है कि जो प्रकाश है उसकी जो प्रकृति है वो कण की प्रकृति भी रखता है वो, और वो तरंग की प्रकृति वेव नेचर भी वो रखता है। इसीलिए अभी तक जितना भी जो भी चीज़ें ज्ञात है उसके आधार पर यही कही गई है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी गई है, प्रकाश की डुअल नेचर की प्रकृति मानी गई है। डुअल नेचर मीन्स क्या कि ये पार्टिकल नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर, और दूसरी ये वेव नेचर भी रखता है। ये बात ध्यान रखना, ये वेव नेचर भी है इसके पास और इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। हम लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ना है, जिस पे हम लोगों को फोकस करना है, उसको अब यही मान के पढ़ना है कि प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और यही मान के हम लोग क्लास 10th का पूरा अपना जो भी लाइट है उसको पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का जो हमारा क्लास, ये प्रकाश के परिचय पे था, यानी प्रकाश का जो इंट्रोडक्शन था उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। इससे भी एग्जाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्लास है, क्योंकि अगर हम इसके बाद जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन यानी प्रकाश का जो भी प्रकाश का नेचर कैसा है, प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, प्रकाश किस मीडियम में कितना स्पीड से चलता है, या प्रकाश मीडियम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये सब बातों को अगर हम पहले से नहीं जान रहे हैं तो आगे की जो भी क्लास होंगी उसको पढ़ने में परेशानी आएंगी। तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से एक बार पढ़ें और नोट करें जो भी चीज़ें इसमें नोट कराई गई हैं। अब इसके बाद हम लोग कल जो हम लोग क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट होगा। अभी तो हम लोग का इंट्रोडक्शन था, इसके बाद से जैसे जैसे वीडियो आता है हम लोग उसमें जो भी न्यूमेरिकल हैं या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़ें और इसको नोट करें और अपना जो भी कॉपी या बुक है उसको आप ले लें। अभी नया सेशन शुरू होने वाला भी है और आप लोग इसकी तैयारी अपनी करते रहें। हम लोग बहुत दिनों बाद से आज एक हम लोग क्लास आया। अब क्लास कोशिश यही रहेगा कि क्लास कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू हम लोग क्लास में अपने चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें हैं, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है या बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी हम लोग अपने क्लास में बात करेंगे। जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक के साथ ही हम लोग उसका जो भी न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग कवर करते रहेंगे।
तो आप लोगों के लिए भी यही सलाह है एक कि आप कॉपी ज़रूर ले लें अपना, और कॉपी में नोट ज़रूर करते रहें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो देखें, साथ में वीडियो को रोकें और साथ में जो भी लिखा जा रहा है उसको लिखते रहें। और भी आप उस इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो बुक है उसको भी पढ़ें। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उस पे एक डाउट क्लास भी हम लोग अरेंज करेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको अलग से एक वीडियो में सारे डाउट को भी हम लोग वहाँ क्लियर करेंगे। अभी तो इस चैनल पे हम लोग केवल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर डिमांड भी रहा तो हम लोग मैथ्स की भी कोशिश करेंगे कि मैथ का भी क्लास शुरू करें इस पर। और रहा जैसे केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उसके बारे में भी सोचेंगे। फिलहाल अभी फिजिक्स चलेगा, और मैथ मैं सोच रहा हूँ अगर डिमांड आता है कि नहीं मैथ की, तो हम लोग मैथ पे भी बात करेंगे। तो आप तब तक पढ़ाई अपनी करते रहें और नोट्स बना लें, किताब खरीद लें, अपनी बुक ले लें, और हम लोग अब धीरे धीरे अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।